हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं DSSB PRT 2022 में मार्च में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका पार्ट बी। इससे पहले जो है मैं 5 क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी है वो सॉल्व करा चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चाहें तो देख सकते हो। सो दैट आपको इससे ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको NIS को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके लिए साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथोलॉजी और ये जो हमारी NIOS है उसको किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या आपके लिए फ्रूटफुल है क्या नहीं, वो सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है वो 25 मार्च का है, 25 मार्च 2022 और शिफ्ट है पहली, यानी 8:30 से 10:30 की। तो ये जो एग्ज़ाम है क्वेश्चन पेपर है पहली शिफ्ट का है, 25 मार्च 2022 की पहली शिफ्ट 8:30 से 10:30 का ये पेपर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पालना मृत्यु को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक फिजिकल की बुक है NIOS की, उसमें हम बहुत सारे सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी फिजिकल से रिलेटेड बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ये उसमें है, देखो पालना मृत्यु से क्या मतलब होता है। पालना मृत्यु होती है कि बच्चा ना अभी पालने में ही रहता है, मतलब गोदी वोदी में ज़्यादा आता नहीं है, मतलब बच्चा जो है मोस्टली इस टाइम पे वो सोता रहता है ज़्यादा। पालना वाली एज होती है, वो अभी उठ के नहीं बैठ सकता, खुद से लेट नहीं सकता, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होता है, इसको अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब हमें पता नहीं चलता कि बच्चों को क्या हुआ है, हमें एकदम से समझ में भी नहीं आता कि एक्चुअली बच्चों को हुआ क्या है। लेकिन बच्चा जन्म ले लेता है, अच्छे से जन्म होने के बाद ही 1-2 महीने के अंदर उसकी डेथ हो जाती है और हमें रीज़न भी नहीं पता होता कि क्या हुआ एकदम से। अभी बच्चा बहुत छोटा है और एकदम से डेथ हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ अपगर स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अपगर स्केल को हमको ध्यान में रखता है। अब मुझे नहीं पता, ये देखो अपगर स्केल कहाँ से लिया गया है। अगर ये NIOS में से है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको पता है मैंने NIOS जो है 1 महीने में तैयार करी थी और 1 महीने में कम से कम उसको 3 बार मुझे पढ़ना था दिमाग में रखने के लिए। तो ये अपगर स्केल या तो मिस हो गया होगा या ये कहीं और से इन्होंने टॉपिक उठाया होगा। बट हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आफ्टर बर्थ मोस्ट बेबीज आर असेस्ड यूजिंग द अपगर स्केल। इट हेल्प अस रिमेंबर इट सब्सटेंस, अपीयरेंस, पल्सेस, ग्रीमेंस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। हाँ, सारी चीज़ों को बच्चों को तो ध्यान रखते हैं। खैर, तो इसका आंसर है ए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार के लगाव में एक शिशु रोता है या विरोध करता है जब प्राथमिक देखभाल करने वाला चला जाता है और सक्रिय रूप से देखभाल करने वाले को उसकी वापसी के लिए ढूंढता है। इसमें ये मतलब क्या है कि मान लो आप अब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी मम्मी के पास रहता है। ठीक है, मम्मी की गोद में रहता है, मम्मी उसको दूध पिलाती है, सारा काम मम्मी करती है। बट आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो किसी के भी गोदी में आराम से चले जाते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो किसी अननोन को देखते रोने लगते हैं, या फिर आप कहोगे आ जाओ तो वो हाथ करते हो आप आगे तो वो सर घुमा लेते हैं कि मतलब नहीं उन्हें नहीं आना, वो मुंह घुमा लेते हैं। ये उनके विरोध का तरीका होता है। विरोध करेंगे या जब ज़बरदस्ती लोगे तो वो रोने लगेंगे। तो ये क्या होता है, ये सुरक्षित लगाव होता है कि मतलब उनको अपने जिसके साथ वो है उससे उनको सुरक्षित लगाव है, बाकी किसी और के साथ वो सिक्योर फील नहीं करते हैं, उनको वो फीलिंग नहीं आती तो वो नहीं जाते। ये कुछ बच्चों के साथ होता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे आप अगर उनकी मम्मी से उसका बच्चा ले लोगे तो वो रोने लगेगा और वापस मम्मी की गोद में जाके वो चुप हो जाएगा। तो ये सुरक्षित लगाव होता है। ठीक है, अभी ये बहुत सारे हैं, परिहार लगाव, अव्यवस्थित विस्तृत लगाव, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये NIOS में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पियाजे-सीन उपागम का वर्णन करता है। पियाजे का जो थ्योरी आपको समझ लो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली के गुणात्मक चरण का वर्णन करता है। हाँ, जो हमारी संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली है उसमें ये डिफाइन करता है किस एज में बच्चा क्या सीखेगा, किस स्तर में क्या क्या आ जाएगा। उसमें ना रिवर्सिबिलिटी, ट्रांसिबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो इसमें ही है। सेकंड है, ये एक व्यक्ति के पास मौजूद बुद्धि को मापता है। तो बुद्धि की बात तो खैर पियाजे ने कुछ भी नहीं करी है, वो अल्फ्रेड बिने, साइमन, इन सब ने करी थी, तो इनने नहीं करी है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और गैर सामाजिक खेल की पार्टेंस की श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। ठीक है, खाली व्यवहार क्या है, बच्चा खेलता हुआ नहीं लगता है लेकिन क्षणिक रुचि का कुछ भी देखता है, मतलब कि बच्चा बैठा हुआ है। हाँ, ये ठीक है। खाली व्यवहार क्या होता है कि मतलब बच्चा ना खेल नहीं रहा, मतलब बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन वो बच्चों को खेलते हुए देख रहा है कि मतलब कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, ऐसे। एकांत स्वतंत्र खेल,
बच्चा अकेले खिलौनों के साथ खेलता है जो आसपास के बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खिलौनों से अलग होते हैं और उनके करीब आने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। आपको पता होगा, मान लो जो एक ही बच्चा होता है, जैसे जो दो भाई बहन होते हैं तो वो आपस में कुछ भी गेम बनाते हैं, कुछ भी गेम खेलने लगते हैं, कभी शॉप लगाएंगे, कभी कुछ भी करेंगे, वो खेलते हैं। बट अगर एक ही बच्चा है, उसका कोई पीयर ग्रुप मतलब कोई साथ में नहीं है सिबलिंग, तो वो क्या करेगा, अकेले खिलौनों के साथ खेलेगा तो उसको एकांत स्वतंत्र खेल खेलता है, जो भी उसके साथ यूज़ करेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है सूचना प्रसंस्करण उपागम संज्ञानात्मक विकास उपागमों से एक है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूचना प्रसंस्करण उपागम प्रसंस्करण, तो देखो ये धारणा अधिगम स्मृति और समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होता है और ये संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से संबंधित है। हाँ, ये दोनों ही है। इस प्रोसेस को भी पढ़ना पड़ेगा, बड़ी टफ है, पढ़ेंगे तो पढ़ते टाइम, जब बार बार पढ़ेंगे तो एक बार हम यूज टू हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? खुद के बारे में जानना बेसिकली क्या है? इट इज़ द डिस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएटिंग मेंटल पिक्चर ऑफ वंस एबिलिटी एंड ट्रेड्स। बिल्कुल, अब उसके बारे में जानना, उसकी ट्रेड्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है। इट इज़ द टोटल इमेज ऑफ आवर सेल्फ। बिल्कुल ठीक है, दोनों बी इसका आंसर है, बोथ आई एंड सेकेंड। भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन सी हलचल उससे संबंधित आयु से सही ढंग से सम्मिलित है? ऑप्शन है सामान्य छटपटाने की हलचल 8 सप्ताह और सहज हलचल में वृद्धि 10 सप्ताह। देखो इसका क्या मतलब है। भ्रूण का मतलब है कि जब बच्चा छोटा है, मतलब पेट में है बच्चा, तो इसका मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, तो बट इसका आंसर ठीक है, 1 और 2 दोनों ही। तो सामान्य जो बच्चा छटपटाने लगता है वो जब 2 महीने का हो जाता है तब, और ये जब हलचल होने लगती है तो ये 4 महीने अप्रॉक्स का टाइम आ गया, सॉरी मतलब 2.5 महीने में, तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहम केंद्रवाद का वर्णन करता है? एक अहम केंद्रवाद, और अहम केंद्रवाद क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन, मतलब सेल्फ सेंट्रलाइजेशन, सेल्फ को ज़्यादा वो करना, ये केंद्रीकरण का एक रूप है। हाँ, केंद्रवाद के बहुत सारे रूप होते हैं, उसमें अहम केंद्रीकरण होता है, स्वयं केंद्रीकरण होता है, दूसरे वाले पे भी होता है। ये समझा जा सकता है कि छोटे बच्चों को कभी कभी वास्तविकता को अपने सिर के अंदर क्या हो रहा है से अलग करने में परेशानी होती है। एक केंद्रवाद का अध्ययन करने के लिए पियाजे ने 3 पर्वतीय कार्यों की रूपरेखा तैयार करी है। इसमें पियाजे की थोड़ी से थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया है। खैरियन IAS की बुक में है, 502 में। ये हम अपनी फटाफट से फर्स्ट बुक कंप्लीट करके सेकंड पर आने ही वाले हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे विच टर्म इज यूज फॉर कैपेसिटी टू स्टोर मेंटल इमेज और सिंबल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपीरियंस। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, अगर इसका हम सेकंड नाम ले तो हम इसको स्कीमा बोलते हैं, बट अब ये पूछ रहा है उस कैपेसिटी का नाम क्या है जिसमें मेंटल इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो क्रिटिकल एबिलिटी होगी? नहीं। लर्निंग, फ्लेक्सिबल? नहीं। ये रिप्रेजेंटेशनल एबिलिटी होगी जो स्कीमा बना हुआ है वो, तो इसका डी होगा आंसर। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ ओरिजिनल इन्फेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्टली मैच विद देयर मूवमेंट्स। ठीक है, और एक ऑजवल का सुना है ना आपने? ऑजवल का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, डेवलपमेंट तो नहीं बट कॉग्निटिव थ्योरी दी है ऑजवल ने, तो उसमें से बताना है कि हमें कौन सा ठीक है। ड्रॉसीनेस समवट एक्टिव, देखो ड्रॉसीनेस है ना, ये जो एक टर्म है वो सिर्फ आजोबेल की थ्योरी में यूज़ करी गई है। अब तक इतने सारे आए हैं साइकोलॉजिस्ट, जैसे पियाजे हो गया, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, टॉलमेन, आजोबेल, स्टर्नबर्ग, थॉमसन, बहुत सारे आए हैं, उनमें से सबकी थ्योरी में नहीं है, सिर्फ एक बंदे ने इसका नाम वर्ड यूज़ करा है, वो है ऑजोल। मैंने ये थ्योरी हिंदी में करी है बट इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना इंग्लिश में करी थी, इस वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया और इसने यूज़ करी, तो हाँ मैं ये लगा सकती हूँ। ठीक है, वेकिंग एक्टिविटी एंड क्राइंग नन एक्सपेक्ट फॉर सडन जनरलाइजेशन स्टार्टेड। नहीं, ऐसा नहीं होता कि बच्चा एकदम से उठता है और रोने लगता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट थोड़ी है, एकदम से थोड़ी हो सकता है, ये तो चीज़ होती है कि बच्चे जो है ना जब सुबह उठते हैं तो थोड़े से मिनमिनाते से रहते हैं, तो इसमें फर्स्ट ठीक है ऑजवेल। बाकी पेपर में पता नहीं क्वेश्चन आता है तो डील कैसे करेंगे, थोड़ा सा उस टाइम पे बड़ा सा मतलब पता नहीं क्या होता है पेपर के टाइम पे, क्योंकि हमारे माइंड में ना इतना सारा प्रेशर होता है, इतनी सारी चीज़ों का, हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फास्ट पार्ट 1 करके फिर पार्ट 2 के लिए हमको टाइम भी बचाना होता है, तो हम जो चीज़ हमें आती भी होती है, पता है हमारा माइंड इतना हड़बड़ा जाता है कि पता नहीं सही हो नहीं। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको आराम से पढ़ा रही हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आउजोल की थ्योरी एकदम से मेरे दिमाग में भी आ गई कि हाँ उसमें था क्या। अभी आप बोलो ना एक्सप्लेन कर दो, मैं आराम से कर सकती हूँ, बट यही चीज़ मैं सोच रही हूँ अगर मैं पेपर दे रही होंगी और पेपर में एकदम से क्वेश्चन आता तो मैं कैसे डील करती, मैं क्या लगाती, इसका फर्स्ट लगाती, सेकंड लगाती, या कोई भी नहीं लगाती, या दोनों लगाती,
है ना, ये पेपर के उस पर बहुत ज़्यादा पेपर के टाइम पे डिपेंड करता है कि हमारा माइंड कैसे चलता है, हम कैसे करें। तो प्लीज़ ट्राई करो कि माइंड को काम करने की, पीस रखने की, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इतने ज़्यादा कि आपको पेपर में कुछ अननोन लगे ही ना। मैं खुद ने कभी पेपर प्रैक्टिस नहीं करती थी, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, बट इस बार मैंने पहले से जो पेपर थे वो ऑब्जर्व करे और वो मुझे उसका काम हुआ। तो मैं इसलिए जो न्यू बच्चे हैं जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उनको सजेस्ट करूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, गो थ्रू करो, बहुत अच्छी चीज़ है ये, माइंड बहुत सही रिस्पॉन्स देगा। अभी मैंने पढ़ा है तो मैं बता पा रही हूँ, अदरवाइज शायद मैं क्वेश्चन नहीं कर पाती। अब देखो, इन विच सोशलाइजेशन प्रोसेस चिल्ड्रन लर्न अप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स एट अर्ली एज। देखो, ये बहुत सारी है, जेंडर के बारे में अपने पढ़ना है, टाइपिंग क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, स्टेरियोटाइप क्या होता है। तो जब आप ये एनआईओएस की बुक से पढ़ोगे ना, तो जब आप इसकी हेडिंग पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये जेंडर टाइपिंग में ये कैसे आ सकता है, बट ये है। जो सोशल चिल्ड्रन है, जो अप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स किस एज पे लड़ते हैं ना, उसको जेंडर टाइपिंग बोला जाता है। जेंडर टाइप मतलब कि जेंडर के रोल क्या है, जैसे कि एक जो फीमेल है उसका काम रिप्रोडक्शन का है, ठीक है, रिप्रोडक्शन ये क्या है, तो ये जेंडर टाइपिंग है, रिप्रोडक्शन उसका काम, मतलब ये जेंडर रोल है जो सिर्फ फीमेल ही कर सकती हैं, बॉयज़ को अलाउ क्या मतलब कर ही नहीं सकते, तो ये जेंडर टाइपिंग है बेसिकली। अब जैसे कि दाढ़ी मूछे हैं, तो ये क्या है, ये जेंडर टाइपिंग है, लड़कों को ही तो आएगी। अब भाई लड़कियाँ इतनी एडवांस हो जाए, वो आने लग जाए तो अलग बात है, बट ये जेंडर टाइपिंग है। नेक्स्ट है विच टेस्ट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन और टास्क दैट आर सपोज टू शो हाउ मच ऑफ मेजर्ड एबिलिटीज अ पर्सन हैज़। ये टेस्ट उसके लिए करा जाता है कि हमें पता कर सके कि भाई कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना उसको आता है, ठीक है। तो ये क्या है, डेस्टिनेसिस क्वेश्चन, सिंपलनेस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन और स्लोनेस क्वेश्चन। तो ये तो आप ऑप्शन से ही लगा दोगे, इंटेलिजेंस इसका आंसर है। हाउ मैनी लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रल इवेंचुअली बिकम द बेसिस फॉर ऑल बॉडीली structure as the cell differentiation continue during the embryonic stage। हाँ, अब आपके लिए इसकी पहले पूरी पता होनी चाहिए कि एम्ब्रोनिक स्टेज में क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि तभी तो आप लगा पाओगे। तो कितनी लेयर होती है, तो बेसिकली इसका आंसर है 3, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने बैठी ना, वीडियो 3-4 घंटे लंबी हो जाएगी, तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। बट हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब मैं इसको कैसे करूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये करना है हमको, गैस्ट्रोला की लेयर्स पढ़नी ना इंपॉर्टेंट है। लिंग भेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लिंग भेदभाव होता है, जैसे हमारे घर में मम्मी करवाती है ना, लड़कियों से काम करवाती है, लड़कों से नहीं करवाती घर का काम, तो एक गलत चीज़ करती है, उसमें आपको आपका ऑप्शन चुनना है कौन सा सही है। ये एक विशिष्ट जातीयता के सदस्य के लिए आदित्य मानी वाली विभिन्नता मानते हैं, व्यवहार भाषाएं नहीं, उसके हिसाब से भेदभाव नहीं करते, लड़का लड़की में वाले उससे करते हैं। ये उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ लोगों के साथ समानता, अच्छा बड़ा समानता देते हैं, आर्थिक नस्ली आधार पर भेदभाव किया जाता है नहीं, सामाजिक आर्थिक वाला वो लिंग भेद नहीं आएगा, वो तो गवर्नमेंट करती है, खैर अलग है। ये पुरुषों और महिलाओं के बीच मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक अंतर है। हाँ, ये लिंग भेद ये है कि लड़के बाहर का ही काम करेंगे, लड़कियां ही नौकरी करेंगे, लड़के ही कमा के लाएंगे, लड़कियां घर चलाएंगी, लड़कियां घर के काम करेंगी, और जबकि दोनों लोग भी काम कर रहे हैं, लड़का लड़की, तब भी लड़की घर का काम करेगी, लड़का तब भी फ्री रहता है, ये लिंग भेद है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेरेंटल एनवायरनमेंट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय इलिस्ट्रेटेड बाय, ये टैलिडोमिनिक ट्रेजेडी होती है। देखो भोपाल ट्रेजेडी तो इन्होंने गलत, मतलब ऑप्शन गलत दे दिया। ये 3 तरीके की ट्रेजेडी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे एनआईओएस में। मीना मार्टा ट्रेजेडी, कैरोबिल ट्रेजेडी है, भोपाल वाली तो इन्होंने बेमतलब की दे दी कंफ्यूज करने के लिए, जो भी है। पर प्री नेटल एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है बच्चे का। प्री नेटल का मतलब क्या होता है, पूर्व प्रसव एनवायरनमेंट, मतलब कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसका जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, तो वो जो एम्ब्रॉय है वो किसके थ्रू हम कर सकते हैं, कि मतलब किस तरीके से वो इफेक्ट हो सकता है, वो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी होती है। नेक्स्ट है विच स्केल इज यूज टू एसेस द न्यू नेटल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को जज करने के लिए कौन सा स्केल है। देखो, एब्गर स्केल का पहले भी एक एग्जाम्पल था, बट ये शायद लास्ट वाली बुकों में होगा, तो मैंने इस वजह से छोड़ दिया। मुझे अब इस स्केल का भी नहीं पता, क्योंकि पक्का मैं 100% श्योर हूँ कि लास्ट की बुकों में ही होगा, क्योंकि जो 501 से 507 है ना, मैंने उतनी तरीके से उनको रटा है ना, कि मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ से, मैं अभी इस एबल में हूँ, इस कंडीशन में कि मैं बता सकती हूँ। तो ये पक्का 8, 9, 10 में होगा। तो कोई बात नहीं, इस बार हम उसको भी और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से आ रहा है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एनआईओएस की पूरी बुक बता दो, एनआईओएस के कौन से इंपॉर्टेंट ब्लॉक हैं, कौन से। अब देखो, क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी पूछ रहे हैं ना, मैं कैसे बताऊँ कोई इंपॉर्टेंट है। मेरा तो सजेशन यही रहता है कि भाई देखो, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको पेपर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद है, नहीं, आपके पास टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो।
क्योंकि मेरे को तो क्या था, देखो 1 महीना बचा था, 1 महीने में मुझे 3 बार कम से कम NIOS करने थे, तो मुझे 7-7 8-8 घंटे सिर्फ NIOS को देने पड़ते थे। आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है, प्लीज़ इसको यूटिलाइज करो। और मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप थोड़े से ही ब्लॉक कर लो, इंपॉर्टेंट ब्लॉक कर लो, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट ब्लॉक हैं देखो वो 501 से 505 के इंपॉर्टेंट हैं, बट ये देख लो इस वाले पेपर में मुझे लग रहा है बिल्कुल लास्ट वाले से पेपर उठाए हुए हैं। अब आपको नहीं पता ना आपका पेपर किस शिफ्ट में पड़े या कहाँ से पड़े, नहीं कह सकते कुछ भी। चलो कोई नहीं, ये वाली बातें ऐसे मैं ज़्यादा बातें करती नहीं हूँ ये सब, क्योंकि टाइम ही वेस्ट करती है, इनका कोई मतलब नहीं है। खैर हम अपना काम करते हैं, बट प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, बस यही सजेशन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। पूर्व संक्रिया विचार पियाजे के अनुसार आपको पता है देते हैं इसमें से कौन सा युग में सही है। केंद्रीकरण क्या होता है, बच्चा अपने ऊपर ही ध्यान देता है, दूसरों को भूल जाता है, भाई मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही करता है, तो पहली चीज़ ठीक है। केंद्रीयवाद क्या होता है, बच्चे जीवन का श्रेय उन वस्तुओं को देते हैं जो जीवित नहीं है। अभी नहीं, ये बच्चा 0 से 2 में देता है, लेकिन आपसे पूछा है पूर्व संक्रियात्मक में 2 से 7, तो 2 से 7 में बच्चे को पता चल जाता है क्या जिंदा है क्या मरा है। तो बच्चा सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट होगा। फर्स्ट में हाँ बच्चा है मेरी चीज़ मेरी है, मैं तेरे को नहीं दूंगा, या मेरे को तू कुछ दे तो मैं तेरे को दूंगा, ऐसे करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, फिजिकल डेवलपमेंट ध्यान रखना है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब मोटर स्किल। हाँ, मोटर स्किल आपको पता है 2 तरीके की होती है, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है, बड़ी बड़ी चीज़ें करना। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब उंगलियां चलाना है ना, और ग्रोस में आ जाएगा पैर चलाना, तो दोनों में डिफरेंस है। बड़े से छोटी चीज़ें हम कंट्रोल करना सीख लेते हैं। तो ग्रोस मोटर स्किल्स इन्वॉल्व द लार्ज मसल्स लाइक रनिंग एंड जंपिंग, बिल्कुल ठीक है, यही बताया आपको। फाइन मोटर स्किल इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन लाइक ड्राइंग एंड पिक्चर्स, एग्जैक्टली दोनों ठीक है। संघर्षी भावनाओं की समझ के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा सही सुमेलित है। 7-8 के बच्चे ये नहीं समझते कि किन्हीं 2 भावनाओं का सह अस्तित्व हो सकता है। सही बात है, 7-8 के बच्चों को क्या पता है ना। 11 वर्ष का बच्चे एक ही लक्ष्य के प्रति संघर्षी भावनाओं का वर्णन कर सकते हैं। हाँ, इस उम्र में क्या करता है बच्चा, जो है ना टीनेज में जाने लगता है, उसके वाली एज आ सकती है जो वो फीलिंग समझे क्या है क्या नहीं समझ सकता है। तो इसका आंसर है सेकंड। वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत जल्दी सारी चीज़ें समझने लगते हैं। डैश में किसी प्रकार का बहिष्करण अस्वीकृति शामिल है। प्रिवेन रिफ्लेक्सिव नियोजित भेदभावपूर्ण, तो भेदभावपूर्ण में बहिष्कार है ना। अगर आप लड़के के साथ तो कर रहे हो तो आप लड़की का बहिष्कार कर रहे हो, और लड़की के साथ कर रहे हो तो लड़कों का कर रहे हो, तो ये अस्वीकृति है डी में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ टीचिंग। नॉट अ स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड, देखो पहले बात तो आप अगर आप आंसर देखोगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, अरे आप तो बोलोगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड तो इतना अच्छा होता है, बच्चे तो इतने देख के सीख लेंगे, इतना बढ़िया है। बट आप इसमें चारों चीज़ों से देखो, जो आपको अच्छा है आप बिल्कुल ठीक हो, बट आप चारों ऑप्शन देखो जो आपको गिवन है, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो अगर आप इन चारों को कंपेयर करो ना तो बी स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहता, टीचर ज़्यादा एक्टिव रहता है, बल्कि हमको तो स्टूडेंट ऐसा करना चाहिए कि स्टूडेंट मस्ट बी एक्टिव। बट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में नहीं होता, बच्चे बस उसको देखते हैं, टीचर ने समझा दिया देख लिया खत्म। बट डिस्कवरी, प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, वो खुद देख करके सीखते हैं, खुद काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस के साथ हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जाएंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईडी, डीपीईपी भी बोल सकते हैं आप लोग, हमारे एनआईओएस के फर्स्ट में ही पढ़ा है। कौन सा कथन सही है? इसके हल्के से मध्यम विकलांगता वाले बच्चों के एकीकरण पर जोर दिया। सही बात है, सारे काम कर रहे थे, इसने कुछ छोड़ा भी नहीं था। ये भारत सरकार के सबसे बड़े फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक था। वेरी गुड, बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये हमने एनआईओएस की 5वीं जो वीडियो है आप लोग उसमें देख सकते हो, पूरा हमने डीपीईपी के बारे में ही पढ़ा है। तो ये दोनों ही चीज़ें ठीक है। शासन की किस प्रणाली में सरकार को निर्णय लेने और कानून लागू बनाने की शक्ति जनता ही देती है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के माध्यम से शासन, तो लोकतंत्र। 5वां क्या है? बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। आप तो आर्टिकल भी, आप अगर एनआईओएस की वीडियो मेरी देख रहे हो तो आपको आर्टिकल भी रट गए होंगे, है ना। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल चलाती है, ये और बिल्कुल चलाने भी पड़ेंगे, हमसे जब इतने सारे टैक्स ले रही है तो हमें क्या करके नहीं देगी कुछ। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक ग्रामीण क्षेत्र के कई गाँव की स्वास्थ्य देखभाल को कवर करता है। हाँ देखो, अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल होता है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जिसमें क्लिनिक होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसमें हेल्थ सेंटर होते हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो दोनों चीज़ ठीक है। दवाओं पर सब्सिडी नहीं है, नहीं, दवाओं पर सब्सिडी मिलती है। अब कैसे बोल सकते हो?
आपको पता होगा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लान बनाए हैं या मेडिकल स्टोर खोले हैं जहाँ पे आपको जो दवाई चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको लेनी है तो आप वो वहाँ क्लिनिक से ले सकते हो, आपको थोड़े से कम पैसों में मिल जाएगी, तो उसको हम सब्सिडी बोलते हैं। तो थर्ड गलत है, बाकी ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। बहुकक्षा शिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बहुकक्षा शिक्षण होता क्या है। मल्टी क्लास, कोई मुझे बताएगा मल्टी क्लास शिक्षण क्या होता है? बताओ। तो इसमें क्या है, समूह छोटा होना चाहिए जिसमें 4 से 5 छात्र हो और विद्यार्थियों को उनकी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार एक समूह से दूसरे समूह में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये दोनों ही ठीक है। बहुकक्षा शिक्षण होता है मल्टी क्लास टीचिंग। तो मल्टी क्लास टीचिंग का मतलब ये नहीं कि एक क्लास में अलग अलग क्लास के बच्चे बिठाए जाते हैं, नहीं, वो लेवल आता है। ये मल्टी लेवल का क्लास की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत अलग अलग समूह के लोग, मतलब कि जैसे बहुत बच्चे इंटेलिजेंट है तो उनका एक ग्रुप बना दिया, थोड़े बच्चे डल हैं तो उनका एक ग्रुप बना दिया, कुछ स्लो लर्नर्स है तो उनका ग्रुप बना दिया। तो ऐसे ग्रुप में बांट देते हैं, हम उसको बहुकक्षा शिक्षण बोलते हैं और उनके अनुसार पढ़ाते हैं। जिस विद्यार्थियों को जैसी रुचि है और जैसी उनकी नीड है फिर हम उनको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और एक दूसरे से दूसरे ग्रुप में जाके ज्वाइन करने दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है द टीचर सेंटर्ड अप्रोच हैज लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट वन ऑफ दीज लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है? टीचर सेंटर की आपको पता है, टीचर ही बकवास करता रहता है, बच्चे सुनते हैं, तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। तो इसमें से क्या लिमिटेशन नहीं है? द टीचर डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द राइट आंसर। नहीं, गलत है। टीचर राइट आंसर पे ही तो कॉन्सेंट्रेट करता है। तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर बता दिया, बस, वो ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेगा। सही आंसर तुमने पकड़ा दिया, फिर वो फटाफट से उसके बारे में बताता रहेगा। और इवैल्यूएशन इज मोस्टली समेटिव इन नेचर। हाँ, समेटिव में ही इवैल्यूएशन लेते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर डिबेट डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट्स। कोई मतलब नहीं, टीचर ही बोलेगा, बोलता रहेगा। नेक्स्ट है द टीचर इज कन्फाइंड टू कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स। यस, उसको सिर्फ कोर्स पूरा कराने से मतलब होता है, तुमको कितना आ रहा है डजेंट मैटर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में समावेश में कौन से अवसर शामिल है? तो आप आराम से कर ही लोगे। सामाजिक भी पूरा करना है हमको, कला, खेल और संगीत के अवसर भी देने हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2001 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान। आपको बहुत अच्छे से पता है, हम एक पूरा सर्व शिक्षा अभियान पर एक चैप्टर कर चुके हैं। भेदभाव हमें बताना है। प्रत्यक्ष भेदभाव क्या होता है? तब होता है जब ऐसे प्रावधान और प्रथाएं होती हैं जो लड़कियों और महिलाओं को नुकसान में डालती है। नहीं, दोनों में ही, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, दोनों में, लड़का लड़की दोनों। तो अगर यहाँ पे लिंग यूज होता ना तो ये ठीक होता। अप्रत्यक्ष भेदभाव तब होता है जब भेदभाव के स्पष्ट कारण के रूप में लिंग का उपयोग किया जाता है। नहीं, देखो ये दोनों ना उल्टे होने चाहिए। अप्रत्यक्ष ये होना चाहिए, प्रत्यक्ष ये होना चाहिए, दोनों ही गलत है। तो ना ही एक और ना ही सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में छात्रों की एक छोटी संख्या में सीखने की विशिष्ट समस्या है, जैसे शब्दों का सही उच्चारण करना। ऐसे में कौन सा संचार प्रभावी होगा? समूह पर पूर्ण नियंत्रण रखें और प्रत्येक छात्र से उनकी समस्या के बारे में सीधी चर्चा करें। या इट शुड बी बेनिफिशियल, छात्रों के अन्य समूह को इन कम संख्या वाले छात्रों के साथ संवाद करने और उनकी समस्याओं को सामूहिक रूप से हल करने के लिए कहें। नहीं, सेकंड तो नेगेटिव चला जाएगा ना थोड़ा, तो सेकंड तो नहीं होगा, फर्स्ट होगा, तो केवल 1। ठीक है, क्योंकि सेकंड में तो कम संख्या वाले छात्र लगा दिए ना इन्होंने, यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा। कम संख्या क्यों? ज़्यादा से बात कर पाएंगे, ज़्यादा से नहीं हम कॉन्फिडेंस फील करेंगे, तो इसलिए फर्स्ट। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्वता क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अधिगम और कक्षा में भाग लेने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। ये सभी छात्रों को सफल होने में मदद करने का बेहतर तरीका ही है। हर एक तरीके का बच्चा इसमें सफल हो सकता है। ये संबंध विकसित करने के अवसरों को सीमित करता है। नहीं, सीमित नहीं करता, असीमित अवसर देता है। संबंध अच्छे विकसित होंगे हर एक स्टूडेंट के। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर ठीक रहेगा। Conductive learning environment needs to be created by considering the physical environment. What comes under this physical environment? तो physical environment आप सबको ही पता है भौतिक रूप में, तो टाइप ऑफ फ्लोरिंग, वेरी गुड, वेंटिलेशन, यस, दोनों ही चीज़ें फिजिकल भी हैं और ज़रूरी भी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक संविधान सभा की मांग 1934 में की गई थी, यहीं पे गलत हो गया।
आप सबको पता है पूर्ण स्वराज्य की मांग गांधी जी द्वारा लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 1929 में की गई थी। तो ये यहीं पे गलत हो जाता है पहला ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी? नहीं, गलत है। वो जो उनकी पार्टी थी, उन्होंने जो पार्टी बनाई थी चित्रंदर दास और मोतीलाल नेहरू ने, उनकी पार्टी के थ्रू जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग करी थी। कांग्रेस तो तब कांग्रेस का इतना रोल नहीं था उस टाइम पे। वैसे कांग्रेस 1885 में बन गई थी, बट संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं करी थी। पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी पहले। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? जी नहीं। जो हमारी संविधान सभा हुई थी, नहीं। आपको पता है BR अम्बेडकर और उनके 6 साथी यानी टोटल 7 लोगों ने प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार करा था, ना कि इनने। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, ना ही एक, ना ही सेकेंड, ना ही थर्ड। नेक्स्ट है डैश आर द सब्जेक्टिव रिएक्शन टू एक्सपीरियंस दैट आर एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस, इमोशन और अवेयरनेस। सब्जेक्ट रिएक्शन टू एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर चेंजेस हमारे किस में होते हैं? इमोशंस में। अवेयरनेस तो अच्छी चीज़ है, बट क्वेश्चन के थ्रू हमारा आंसर होगा ओनली वन। नेक्स्ट है वेरी फेमस ऐसे अ पोइट्स स्कूल वाज रिटन बाय। बहुत फेमस है, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का है ना। इसमें था एक लेखक, एक कवि का स्कूल। इनकी बहुत फेमस पोयम है ये, बल्कि एस्से है। अच्छा, ये एस्से है, पोयम उसमें से थोड़ा सा शॉर्ट लाइन लेके किया गया है। तो इसका सी है रविंद्रनाथ टैगोर। Which of the following strategies can be used to prevent the indiscipline acts of the students? कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं इनडिसिप्लिन को? गेट मोर फेमिलियर विद द स्टूडेंट्स, नहीं, फिर तो वो हमारे सर पे चढ़ के नाचने लगेंगे, तो ये तो गलत है। रिड्यूस कन्फ्यूजन वाइल गिविंग असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स, यस, इनडिसिप्लिन तब कम हो सकता है। मान लो हमने कोई भी ग्रुप एक्टिविटी दी है, तो हम आर इंस्ट्रक्शन शुड बी मोर क्लियर so that they will not distract their attention here and there, they will be focused. So reduce confusion is good example. Manifest concern for the students, या कंसर्न दिखाना कि भाई हमने तुम्हें भले ही ग्रुप एक्टिविटी दे दी है, स्टिल मैं टीचर हूँ, तो मैं क्लास में एक्टिव हूँ, अब मैं इधर उधर फ़ोन नहीं चला रही या उधर उधर चुगली करने नहीं गई, मैं तुम पे फोकस कर रही हूँ। तो इनडिसिप्लिन ऐसे कम हो सकता है। तो सेकेंड एंड थर्ड शुड बी बेस्ट आंसर। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने अपनी नई शिक्षा योजना शुरू करने के लिए सेवाग्राम में एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया था? तो वैसे हमने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है, आपको नॉलेज नहीं होगी, बट मे बी जिसने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी उसका ये होगा। जैसे 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट करा था करो या मरो, है ना। उसी टाइम पे चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। उस टाइम पे गांधी जी ने ये एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया था, तो ये 1944 में बुलाया था, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में। विच डिजिट इज कॉल्ड द प्लेस होल्डर इन द डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स? मुझे पता नहीं क्यों मैथ्स क्वेश्चन देख के ना बड़ा अच्छा सा लगता है। मतलब एक तो छोटे होते हैं, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता और हो भी तुरंत जाते हैं। अब देखो, विच डिजिट इज द कॉल्ड द प्लेस होल्डर इन द डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स? डेसिमल सिस्टम में अगर कोई भी नंबर है हमारा, तो उसमें जो प्लेस होल्डर है उस डिजिट को क्या बोला जाता है? ज़ीरो। देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, विच डिजिट इज कॉल्ड द प्लेस होल्डर इन द डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर। अगर आपको हमारे डेसिमल सिस्टम का नंबर पता है, मतलब डेसिमल सिस्टम क्या होता है कि पॉइंट के इधर अगर हमारे जीरो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो वही पूछा है, तो उसको नंबर को क्या बोला जाता है इस कोड को? तो ज़ीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बतानी है। देखो मैथ्स की बुक में से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बच्चे पूछते हैं कि कौन सी NIOS करें, कौन सी नहीं करें। टाइम है, सब कुछ कर लो। और मैं भी आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपकी वजह से मेरी भी तैयारी साथ में हो रही है। मैं भी आगे वाला DSSB PRT का एग्ज़ाम दूंगी और अच्छे से। इस बार 148 आए थे, तो इस बार टारगेट करते हैं 150 का, कि 150 प्लस हो जाए मार्क्स। तो मेरी भी तैयारी आपके साथ हो जाएगी, मेरी भी रिविज़न हो रही है टाइम टू टाइम। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइन्स इज द सेम एवरीवेयर। यस, आप हमेशा दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। इफ़ PQR आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि जब एक लाइन में पॉइंट्स होते हैं, तो नॉन कोलिनियर का मतलब कहीं भी है। देन द फिगर फॉर्म्ड बाय द रेज PQ एंड PR इज नोन एज द एंगल QPRES। बिल्कुल, आप इनको जोड़ो, PQPR लाइन बनाओ, तो ये कहीं भी जुड़ेंगे ना तो उसके बीच में एक एंगल बनेगा QPR, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो बच्चों को ध्वनि पहचान को लिखित अक्षरों के समूह से जोड़ने में मदद करती है? बच्चों को अंतिम शब्दों के अंत में उन पैटर्नों से अवगत कराएं जो गीतों और मंत्रों में तुकबंदी करते हैं। हाँ, ध्वनि तभी पहचान पाएंगे। अब मैं इतनी अच्छी तो हूँ नहीं तो मैं आपको सुनाती। देखो ऐसे, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर,
लास्ट में ये लाइन आ रहे हैं ना, तो ये तुकबंदी होती है, गीतों में ये तुकबंदी हो रही है, अंतिम शब्दों के पैटर्न में तुकबंदी हो रही है। भले बीच की लाइन में कुछ भी बकवास करें, लास्ट में तुकबंदी कर रहे हैं, तो भाई बच्चे इससे ज़्यादा अवेयर होते हैं, ज़्यादा जल्दी सीखते भी है। दृश्य ध्वनि पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करें। उदाहरण के लिए प्लांट, प्लेनेट, प्लेन, प्लांट, प्लेनेट, प्लेन, अलग अलग है ना, पीएल है ना, अब मैं पीएल पे ध्यान दें, प्लांट, प्लेनेट, प्ले, क्लस्टर और स्टार में पीएल क्लस्टर, स्टार स्टैम्प स्टोरी में एसटी क्लस्टर, क्लस्टर मतलब अच्छा जो मेन है, स्टार स्टैम्प स्टोरी में एसटी क्लस्टर, तो दोनों ठीक हैं। कक्षा 1 और सेकंड में पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं का डैश के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। भाषा और गणित दोनों, वैसे भी पर्यावरण में हर एक सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हो, ये दोनों ही नहीं, 2 ऑप्शन दिए, अदरवाइज और होते तो वो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि 3rd से शुरू होती है ईवीएस की बुक, उससे पहले इन सब्जेक्ट्स के थ्रू ही सिखाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ये तो आप मास्टरी कर रखी है, इसमें कर ही लोगे। द टीचर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स एज ही हैज़ द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। अरे भाई टीचर ने कितनी भी मास्टरी कर रखी हो तब भी वो मॉडल मतलब नहीं हो सकता कि सिर्फ टीचर ही पढ़ाए वही नफ है, पहला गलत है। टीचर इज अ फैसिलिटेटर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इज नॉट एन इंस्ट्रक्टर। यस, वो कोई आदेश देने वाला नहीं है, वो फैसिलिटेटर है, बच्चों के लिए चीज़ें फैसिलिटेट करेगा, बच्चे पूरा करेंगे, तो लर्निंग सेंटर अप्रोच सेकेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्लस, ट्रू, प्लस माइनस, प्लस 3, प्लस माइनस आर पेयर्स ऑफ नंबर विच आर अपोजिट नेचर। हाँ, +2, -2, +3, -3 ये अपोजिट है नेचर में। 1 इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, यस, 0 को काउंट नहीं करते काउंटिंग नंबर, क्योंकि अगर हम 0 से काउंट करते तो हम 0 से ना स्टार्ट करें हमारी काउंटिंग 0 1 2 3, पर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, छोटे बच्चों को सिखाते हैं बोलो 1, बोलो 2, बोलो 3, ऐसे करके। तो ए और बी तो करेक्ट है। ए काउंटिंग नंबर स्मॉलेस्ट होता है, काउंटिंग नंबर कोई और होता होल नंबर तो सबसे छोटा 0 होता। अब नेक्स्ट ने पूछा +p प्लस -p नॉट इक्वल टू 0, हेयर p इज इंटीजर। देखो पहली बात तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बराबर 0 ही आएगा। अब ये कह रहा है p इज इंटीजर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और ये कह रहा है नॉट इक्वल टू 0, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो सी ये गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। बच्चे को अपने व्यक्तित्व, संदर्भ और अनुभव को साझा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, कथन को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षक कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता है? क्या आप साइकिल चला सकते हैं? हाँ, तो किसने सिखाया? नाइस क्वेश्चन। दादा दादी से बात करें, पता करें कि जब वह 8-9 वर्ष का था तो वह कहाँ रहता था। व्यक्तिगत संदर्भ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या आप कभी जंगल में रहे हैं? आपके बाल विकास, तो हमें अपना खुद का अनुभव शेयर करना है ना, व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव। अगर हम यहाँ पे तीनों क्वेश्चन ठीक है, बट बी देखो, अगर हम दादा दादी से बात करेंगे तो हम उनका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अपना व्यक्तिगत नहीं ले रहे, हम अपने दादा दादी के लेकर के आ रहे हैं, तो इसलिए बी। उर्दू किस में लिखी जाती है? आप सबको पता है, फारसी अरबी में लिखी जाती है, अदरवाइज आप ऑप्शन में से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यंग लैंग्वेज लर्नर? नया नया बच्चा है बेचारा, लैंग्वेज करना सीख रहा है, तो क्या करोगे? दे यूज लैंग्वेज स्किल्स लॉन्ग बिफोर दे आर अवेयर ऑफ देम, यस एग्जैक्टली। दे हैव अ वेरी शॉर्ट अटेंशन एंड कंसंट्रेशन स्पैन, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी हम पढ़ेंगे एजुकेशन लर्निंग के क्या क्या चीज़ें चाहिए। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में योग का बताना है। अरे यार देखो, ये क्या है, ये 8th क्लास का फर्स्ट ही चैप्टर है, और उसमें इतने सारे रूल है ना, एसोसिएटिव रूल, ये रूल, कम्युनिकेटिव रूल, ये सारे रूल 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही। खैर ये हमारी एनवाइस की बुक में भी है, तो इसको पढ़ते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर जो जिंदगी भर चलते रहते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, एंड नहीं है इनका। और पूर्ण संख्या है बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अब इनको ध्यान में रख के चीज़ें करना ज़रा। p + q, q जमा में r होता है ना भाई, बताओ ये चीज़ कुछ गलत है? 2 जमा में 3 और बराबर 3 जमा में 2, एक ही तो रहेगी। जहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, हाँ, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, नाम याद रख लेना। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी समझ लो, कम्युनिटी बन जाती है, तीसरा ऐड हो जाता है, तीसरा चौथा जितना ऐड करना चाहो कर लो, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है ये। बट इधर उधर सेम होना चाहिए। p + q में +r करेंगे, उधर p + q + r करेंगे, बराबर p + q + r करेंगे, इसको कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यस ठीक है। अगर बीच में यहाँ मल्टीप्लाई होता ना तो इसका नाम चेंज हो जाता, बट अभी इन दोनों के लिए ये ठीक है। नेक्स्ट 1950 में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो 14 भाषाएं थी, उसके बाद 22 भाषाओं को ऐड करा गया बाद में संशोधन के द्वारा,
3 संशोधनों के द्वारा हमने 8 भाषाएं जोड़ी थी। तो हमने सिंधी जोड़ी थी, फिर एक बार हमने 4 भाषा जोड़ी थी, बोडो, डोगरी, नेपाली, संथाली, फिर हमने 3 जोड़ी थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी। और मतलब देखो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले हमने सिंधी जोड़ी, ये मुझे संविधान संशोधन भी याद थे। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिंधी भाषा जोड़ी थी। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 4 भाषाएं जोड़ी थी, बोडो, डोगरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। फिर इसके बाद हमने 3 भाषाएं जोड़ी थी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, 92 संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में क्या थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इस तरीके से हमारी 22 भाषाएं हैं। उस टाइम पे 14 थी और 8वीं अनुसूची में इनकी बात की गई है। एक शिक्षक पास के भोजन के दौरे की व्यवस्था करता है, चलो ठीक है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उन्होंने इस दौरे की व्यवस्था किस संदर्भ में की थी? दोनों ही देखोगे भाई, सफाई भी और जहाँ पे ये लोग सारी चीज़ें हमें आराम से मिल जाएं तभी तो खाना वाना पहुँचा पाओगे। पढ़ लेना थोड़ा सा, वीडियो बड़ी हो रही है, देखो ये रहा। तो सी इसका आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम के एलयू और सीयू को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सीपीयू। तो आपको पता होगा, ये मैंने एक वीडियो में आप क्या नहीं था, खैर वो किसी और सब्जेक्ट का था तो रहने दो। सीपीयू को हम वैसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक होती है मेमोरी। ठीक है, इन तीनों के कंबाइंड को हम सीपीयू बोलते हैं। यहाँ पे 2 हैं तो 2 को बोल देंगे सीपीयू। व्हाट इज मैचुरेशन? परिपक्वता क्या है? It describes changes that are relatively independent of environment to influence. Yes, changes. It is related to the process of growth. Yes, both are the correct. अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? जो रुचि या आनंद से स्वतः उत्पन्न होती है? नहीं, बाह्य प्रेरणा तो है कि जब बाहर वाला आके उंगली करता है तब हम ज़्यादा अटेंटिव होते हैं कि अच्छा उसके नंबर आ गए, मेरा नहीं आए। यार मेरी सहेली का तो DSSB PRT में हो गया, मैं अभी तक बेरोजगार हूँ। ये क्या है? ये बाह्य प्रेरणा है, किसी को देख के आना। आंतरिक प्रेरणा, मुझे ये करना है तो करना है, नो मैटर मेरी कितनी भी सहेलियों का हो जाए या ना हो, मुझे करना है तो करना है। ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो दोनों उल्टे दे रखे हैं, सीधे कर लो। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो आर्यन परिवार से है? अब देखो अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए इंडो आर्यन परिवार क्या है। ये 503 बुक में से है, बहुत अच्छी बुक है, मेरी को पर्सनल फेवरेट है। NIUS में सबसे अच्छी बुक 503 लगी, क्योंकि बहुत ईजी भी है और बहुत अच्छी बुक है। तो हमको इसके लिए भाषा परिवार होने चाहिए, तो 4 भाषा परिवार हैं। बट अभी हम इतना पढ़ते हैं कि हाँ, इंडो आर्यन में पंजाबी और बंगाली दोनों आती है। ठीक है, तो दोनों ठीक है। नेक्स्ट है, डैश हेल्प्स टू डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड सिचुएशन। तो ये क्या है? इन्फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करना है। हम टेलीफोन, ईमेल, चैटिंग तीनों से ही कर सकते हैं, तीनों ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन्वॉल्व इन स्पीच प्रोडक्शन? लंग्स, क्योंकि जब जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे लंग्स में हवा भर जाती है और जब मैं बोल देती हूँ तो वो निकल जाती है, तो लंग्सों का इसमें काम होता है। ऑर्गन स्पीच प्रोडक्शन में होता है। आप अपने लंग्स पे हाथ रखो या कुछ जो भी, देखो मैंने रखा है तो मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में आएगी, तो ये उसमें होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस दैट प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज आउटपुट। आउटपुट इसका आंसर होगा, बट इसको आप बहुत आराम से नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा कि व्हाट इज मैसेज, हु इज सेंडर, हु इज रिसीविंग, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेसिंग, व्हाट इज प्रोसेसर। बहुत पूरी यूनिट है ये। ICT की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की पूरी एक यूनिट है, उसमें हमने पढ़ना है कि मैसेज को किस तरीके से कन्वे किया जाता है, फिर आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कैसे चेंज किया जाता है, पढ़ना है। देखो उसमें से ऐसा क्वेश्चन बना है। बाकी अदरवाइज आप इंटेलिजेंट हो तो ऑप्शन से आप ये कर सकते हो। डाटा को गेटिंग इन्फॉर्मेशन में चेंज करने को आउटपुट बोलते हैं। अब ये देखो हमने पहले ही बोला था, अभी मैंने बताया कि मुझे सारे संशोधन याद थे। देखो टचवुड मैंने सही बताया, आपको याद है मुझे सही। सिंधी भाषा मैंने बताई थी, किस भाषा को, देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, जस्ट हमने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस करा है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 8वीं अनुसूची की बात कर दी, और 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट है लगभग 1/2 यानी 3.5 के से 4 साल के बच्चे अपनी खेल सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं। हाँ जी, ये खेल में विभिन्न सामग्रियों का यूज़ करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सहयोगी खेल। बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े सामान्य जोखिम एक कारण यूनिसेफ द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। तो ये यूनिसेफ जी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बच्चों वाली उसमें। तो इनमें कारकों में से एक क्या है? स्कूल तथा पड़ोस की हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, गरीबी। तीनों ही ठीक है, तीनों ही आंसर है। कला के सामाजिक अध्ययन के साथ एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कला को इंटरेस्टिंग बनाएगी, पेंटिंग को इंटरेस्टिंग बनाएगी, दोनों ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? शूटिंग इंडोर स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक तो आउटडोर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? यार ये गलत नहीं लग रहा। जिम्नास्टिक आउटडोर स्पोर्ट है, ठीक तो है ये। फुटबॉल इंडोर स्पोर्ट गलत है, फुटबॉल भी तो आउटडोर है। कराटे आउटडोर स्पोर्ट है, नहीं घर में कर सकते हैं। शूटिंग इंडोर स्पोर्ट है, ठीक है। जिम्नास्टिक आउटडोर स्पोर्ट है, ये भी तो ठीक है, क्योंकि जिम्नास्टिक बाहर ही तो कर सकते हैं। अच्छा, बाहर जाके खेलने वाला हम जिम्नास्टिक का घर में सेटअप कर सकते हैं, शूटिंग का भी घर में सेटअप हो सकता है, तो हाँ ये ठीक है। मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब क्या चाहिए इनको, नॉट भूल गई क्या लगाना? चलो नेक्स्ट। विश्व की किशोर जनसंख्या डैश के आसपास चरम पर थी 1980 में। द ओवरवेट एडोलसेंट आर एट अ ग्रेटर रिस्क फॉर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, दोनों ही होता है, नो प्रॉब्लम। ओवरवेट से दोनों बीमारियां होती हैं। वे जिस प्रकार का खाना खाते हैं उसके आधार पर उपभोक्ताओं को 3 समूह में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? मेढक, द्वितीय उपभोक्ता, हाँ ये ठीक है। कीड़े हैं, कीड़े अपना खाना खुद बनाते हैं, खाते हैं, तो कीड़े को मेढक खा लेता है। पहले तो देखो होता है उत्पादक, फिर होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक। तो कीड़े खाते हैं, जिसको भी कीड़े खाते हैं, तो उत्पादक को, ये हो गया प्राथमिक। मेढक इसको खा रहा है, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। सांप तृतीयक है, क्योंकि सांप मेढक को खा लेगा, तृतीय बन जाएगा। खरगोश द्वितीय उपभोक्ता नहीं है, खरगोश प्रथम उपभोक्ता है, क्योंकि खरगोश जी होते हैं बेचारे वेजिटेरियन, वो जो फूल पत्ती घास गाजर खाते हैं और ये सब है उत्पादक को खाते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो सी इसका आंसर है। नहीं में आंसर पूछा है। किशोरावस्था में अनरोल्ड गैसल, यार गैसल की भी इतनी टफ है ना। टफ क्या है, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे पूछते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इन थ्योरी को पढ़ेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाती हैं, बट क्वेश्चन बड़े वैसे पूछ लेते हैं कि जैविक शिरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अप्राथमिकता को प्राथमिक महत्व माना जाता है, मानते होंगे। बताया जाता है कि 11 और 15 साल के बच्चे आमतौर पर विद्रोही होते हैं और कुछ झगड़ते, ठीक है, दोनों ही ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन? शार्पन थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस, हाँ तीनों ही करना, ठीक है। School gardens can provide direct experience to the children about non-human life cycles and systems such as water cycle, plant insect relation, waste and fertility, तीनों ही करवाते हैं, ठीक है। Which one of the following is done every year to prevent children from common disease like diphtheria, tetanus, etc. तो यूमनाइजेशन से बचा सकते हैं बच्चों को, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं इसके, स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं अब तो, ताकि आगे जाके हमें बीमारी ना हो। शारीरिक शिक्षा शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग क्यों है? भाई जरूरी है बच्चों को फिट करने के लिए। छात्र अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना सीखते हैं, बिल्कुल। छात्र ये समझते हैं कि एक सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन शैली उनके व्यक्तिगत विकास और उन्हें समाज की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। यस, दोनों ठीक है। 1986 में पेश किए गए किशोर न्याय विधेयक में 2 श्रेणी के बच्चों के लिए प्रावधान है। इनमें से क्या है? कानून के उल्लंघन में किशोर और देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे, दोनों ही ठीक लग रहे हैं, ऑप्शन से लगा देंगे। सूर्य नृत्य को सूर्य नमस्कार के बारे में भी जाना जाता है। देखो क्यों कह रहे हैं ऐसा, सूर्य नृत्य को सूर्य नमस्कार क्यों कहते हैं? सूर्य नृत्य क्या है? ये कुछ नहीं है, ये प्राणायाम की 11 पोजीशंस है, जिसमें हमें पोजीशन चेंज करनी होती है। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दूसरी से तीसरी में हम जाते हैं, टोटल 11 होती है प्राणायाम। तो हम उसे सूर्य नमस्कार भी बोलते हैं कि मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ या मैंने सूर्य नमस्कार करा, तो ये है सूर्य नृत्य को। डैश में कूदना, दौड़ना, खींचना आदि शामिल है। वार्म अप में, औपचारिक गतिविधियाँ नहीं है, ये वार्म अप है। औपचारिक तो है सोची समझी पहले से तैयार और सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन का क्या बेनिफिट नहीं है? इम्प्रूव इम्यून सिस्टम एंड एनर्जी लेवल, यस करता तो है। डिक्रीज मेमोरी रिटेंशन एंड रिकॉल, नो इट इज़ डिक्रीजिंग मेमोरी, सॉरी इट इज़ इंक्रीज मेमोरी रिटेंशन एंड रिकॉल, नॉट डिक्रीजिंग, तो बी इसका आंसर गलत है। लेजर हार्ट एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स, यस। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, यस। हमें पता है, देखो ये जो मेडिटेशन कितना हेल्पफुल है हमारे लिए, फिर भी हम इतने बदतमीज़ करते नहीं हैं। नेक्स्ट है, यही करा था, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लार्सन द मॉडर्न एडोलसेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एक्सटेंडेड स्कूलिंग और डिलेड एडल्टहुड, दोनों के लिए ये जिम्मेदार। व्हाट डू पीपल पॉपुलरली कॉल द प्रेजेंट सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी चल रही है अभी ऑब्वियसली। स्वस्थ जीवन और अच्छी नागरिकता एक व्यवहारिक पैकेज है जिसे स्कूल और घर के शुरुआती वर्षों में शुरू करना चाहिए। अच्छी नागरिकता के विषय क्या है? दूसरों का सम्मान करे, सही है। जिम्मेदार बने, सच बताइए, तीनों ही सही है, तीनों ही करना चाहिए। लड़कों में विकास उछाल किस उम्र में शुरू होता है? तो 12 से 14 वर्ष में। लड़कियों में 1 से 1.5 साल पहले हो जाता है, यानी 11 साल की उम्र में उनका डेवलपमेंट अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है, बट लड़कों में थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है। तो लड़कों में होता है ये 12 से 14 वर्ष में। ओ माय गॉड, अभी एक डिसिप्लिन रहता है, मुझे लगा कि हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। OMG, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट है, देखो
सामाजिक वातावरण में पूर्ण भागीदारी के साथ संपन्न होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि कौन सी है? तो ये परियोजना विधि है जिसमें बच्चे हर तरीके से यूज होते हैं। और ये उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है ना, ये किलपैट्रिक है ना जिसने परियोजना विधि दी है, उसने ये डेफिनेशन भी दी है। पूरी डेफिनेशन ये उसकी है। सामाजिक वातावरण में पूर्ण भागीदारी के साथ संपन्न होने वाली उद्देश्यपूर्ण गतिविधि कौन है? परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दिया। मुझे कैसे याद है? क्योंकि किलपैट्रिक के साथ मैंने एक उद्देश्य वर्ड याद कर लिया था, तो जहाँ उद्देश्य आएगा वो डेफिनेशन किलपैट्रिक ने दी है, तो ऐसे याद करा था उस टाइम पे, पेपर के टाइम पे। Which of the following statements is correct in the context of community participation? Parent teacher association is formal community participation, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज इनफॉर्मल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी फॉर्मल है, तो इसका ए ठीक है। Which of the following pair is not correct the context of methods of assessment? असेसमेंट के लिए क्या सही नहीं है? ग्रुप असेसमेंट कोऑपरेटिव, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट पर्सनल, वेरी गुड। इंडिविजुअल क्या है? जो बच्चा खुद करता है। पीयर असेसमेंट गाइडेड असेसमेंट नहीं है। पीयर असेसमेंट भी हमारा कोऑपरेटिव असेसमेंट होता है। गार्डियन तो वो होता है जो हमारे टीचर या पेरेंट्स करते हैं, तो डी ठीक है। Which of the following statement is correct in the context of strong management and weak leadership? Administratively sound but little inspired, yes हो सकता है। Inspired and motivated but disorganized, well organized and successful team, effective, dull and sometimes negative work environment। तो करेक्ट कौन सी है? स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिवली साउंड बट लिटिल इंस्पायर्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट वर्क एजुकेशन? वर्क एजुकेशन के लिए क्या सही नहीं है? तो सोशली यूजफुल फिजिकली लेबर इज नॉट इनहैंड इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़, यस। हमको फिजिकल लेवल किसी से नहीं कराना है लेबर, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। वेरियस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव हैव बीन प्लान अंडर सर्व शिक्षा अभियान इन वेरियस स्टेट्स। विच ऑफ फॉलोइंग आर दोज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव? मदर सैमलिन और हाट बाजार, ये हमने पढ़ा था ना। देखो अभी हमने जब सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने वो मीना वाली बुकें ऑर्गेनाइज करी है, हाट मेला लगाना स्टार्ट करा है, मदर सम्मेलन है ना। मदर सम्मेलन मतलब माँ सम्मेलन, ये सब हमने पढ़ा है। जस्ट उसे एक लाइन में से बताओ, एक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। अब बच्चे की एक लाइन पे एक ज़िंदगी खड़ी हो जाती है क्वेश्चन नंबर पे। तो 20 का आंसर ठीक है। मुझे याद आ गया, वो मैंने पढ़ा हुआ है। तो डैश इज़ द पर्सन और ग्रुप फॉर वूम द कम्युनिकेशन इन रिसीवर, ऑब्वियसली जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। Which of the following pair is correctly matched in the construct of a societal force? Culture represent the expectations of the community and its self-image of the institution, or climate it is the field of organization reflective the shared perception attitude of the community। देखो पता नहीं क्या फारसी भाषा में लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आएगा तो मैं नॉर्मल बता देती हूँ कि कल्चर और क्लाइमेट क्या है। तो एक जगह का क्लाइमेट वो होता है जो 20 से 30 साल तक वहीं पे रहता है, वही मौसम रहता है कि गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बारिश, फिर बहुत ठंड, फिर बहुत गर्मी, तो ये बार बार आता है 30-40 सालों तक, तो हम उसको क्लाइमेट बोलते हैं। और कल्चर क्या होता है? जो रिप्रेजेंट करता है कि उनकी कम्युनिटी कैसी है, जो एक से कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जाती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो दोनों ही ठीक है। योगा के 8 चरण होते हैं, उनमें से 4 चरणों में से मतलब कौन है? धारणा, चरण, समाधि, आसन, चारों ही है। मैं तो चारों ही लगा देती क्योंकि एक भी नहीं पता, चारों ही लगा देती। वाई द प्रैक्टिकल मैथड इज द बेस्ड इन द लर्निंग मैथड, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और इंक्रीज स्टूडेंट एक्टिवनेस, दोनों ही ठीक है, दोनों की वजह से यूज़ करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है? ओके, प्रथम, मुझे नहीं पता था ये। बाकी ये सारे NGOs हैं, मुझे पता है, दृष्टि, प्रथम, उड़ान, संकल्प, बस सबसे अच्छा कौन सा है? प्रथम। शिक्षण की कौन सी विधि कक्षाओं के उबाऊ सत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है? तो तीनों तो बोरिंग विधियाँ ऊपर की, नेक्स्ट वाली भ्रमण विधि अच्छा काम कर सकती है, ये बढ़िया हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारंपरिक शिक्षा स्वतंत्र सोच को बेहद कठिन बना देती है। हाँ, जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन चली आ रही है, बच्चों को रटना सिखाओ, ये करो वो करो, तो बच्चों को बहुत टफ लगता है, कठिन लगता है, स्पेशली मैथ। सेकेंड है, शिक्षा केवल मन को प्रशिक्षित करने का विषय नहीं है, तो दोनों ही ठीक है। मन को नहीं प्रशिक्षित करना, हर एक चीज़ को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है हमको। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व के सहभागी कार्य हैं? सहयोगी समुदायों का निर्माण शिक्षकों में वृद्धि को बढ़ाता है। शिक्षक नेता शिक्षकों के परिवर्तन एजेंट होने के विचार को व्यवहार में प्रदर्शित करने का बीड़ा उठा सकता है, दोनों ही ठीक है, सहभागी के आंसर है। समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? दबाव समूह के रूप में समुदाय, स्कूल, प्रिंसिपल आदि के कामकाज की निगरानी करना, हाँ दबाव हो सकता है। एक संसाधन के रूप में समुदाय, माता पिता बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान और कौशल दे सकते हैं, दोनों ही ठीक है ना। एज अ रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। वट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर चिल्ड्रन? योगा गिव्स चिल्ड्रन मोर इनर पीस, जॉय एंड एक्सपेंस देयर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यस ठीक है। योगा इम्प्रूव सेल्फ डिसिप्लिन एंड चिल्ड्रन
who are learning yoga also learn master their own behavior. Yes, practicing yoga improved focus but not attention. नहीं, attention भी करता है increase, तो थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड होगा. नेम द, ये आपको पता ही है, नेम द फ्रेमवर्क दैट टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग. NCF 2005. शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी देश में आय के प्रमुख वित्तीय स्रोत सरकार से आते हैं. हाँ, भारत में शिक्षा गवर्नमेंट ही देती है पैसा इन सब के लिए. भारत में संविधान की शिक्षा संविधान की राज्य सूची का हिस्सा है. नहीं, गलत है. कल की वीडियो में ही बताया था NIOS की जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का हिस्सा है, तो बी गलत है, ए ठीक है बस. स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अर्थ है आत्मसंतुष्टि का अवसर और इसका अर्थ है दूसरों के विचार को अलग रखना. तो स्वतंत्रता दोनों ही नहीं है, आत्मसंतुष्टि और दोनों का विचार रखना अलग अलग चीज़ें हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ पेरेंट्स? मैनी टाइम्स द पेरेंट्स ऑल्सो टेक क्लासेज एंड एक्ट एज अ रिसोर्स पर्सन. येस, बहुत अच्छा रहेगा, ये तो टीचर के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात है. पेरेंट्स कैन बिकम द कोर एजेंट ऑफ द एजुकेशन डिलीवरी. बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है उसमें? पेरेंट्स को भी तो इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो दोनों ही ठीक है. सो हमारे जो 100 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी.